हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टीज पे। एसएससी बोर्ड क्लास 10 का ये सिलेबस हम लोग कर रहे थे और ये है इस चैप्टर का आखिरी पार्ट 3, रीजनल पार्टीज। नाउ आई नो मैंने पहले दो पार्ट्स जो हैं वो लास्ट वीक बनाए थे, आज बहुत दिन हो गए। मैं प्रॉमिस किया था लास्ट वीक में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, बट थोड़ा सा बिजी हो गई। आई होप आप लोग मुझे माफ कर देंगे और शुरू करते हैं इस चैप्टर को, या फिर यूं कह लीजिए कि खत्म करते हैं इस चैप्टर को। क्या बचा था हमारा? पॉलिटिकल पार्टीज। उसमें हमने क्या क्या देख लिया सो फार? हमने देखा पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, क्या उनका काम होता है, नेशनल पार्टीज क्या होती हैं, और फिर हमने ये शुरू किया था कि रीजनल रीजनल आइडेंटिटी से रिलेटेड कैसे रीजनल पार्टीज डेवलप होती हैं। कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना वो सिर्फ क्या कहते हैं, नेशनल लेवल पे नहीं होती हैं, वो स्टेट लेवल पर भी काम करती हैं। कि कुछ स्टेट लीडर्स जो होते हैं वो नेशनल लेवल पर भी इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि, और कुछ सिर्फ स्टेट के लेवल पर इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि। तो यही बात हम लोग ने बताई थी कि लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेजेस क्योंकि इस देश में बोली जाती है ना, तो उसके आधार पर एक कल्चरल, एक रीजनल, एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से इंडिया में रीजनल पार्टीज की शुरुआत हुई थी। तो जनरली यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग और आगे ये चैप्टर पूरा खत्म करते हैं। रीजनल पार्टीज आर दोज ग्रुप्स इन द रीजन who have a proud feeling about the different identity of their region and who compete to get political power with the objective of regional development। देखो बहुत लंबा सा सेंटेंस है, लेकिन इसको दो पार्ट्स में तोड़ो। पहला, रीजनल पार्टी क्या है? एक ग्रुप है। आपको मैंने बताया था रीजनल कोई भी पार्टी जिसका, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका काम ये है, जिसका मकसद ये है कि हमें पावर हासिल करनी है और सरकार स्टेब्लिश करनी है, कि अपनी सरकार बनानी है और देश की या अपने क्षेत्र की भलाई करनी है, उसको हम, उस ग्रुप को हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, वो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें लोगों को ना अपनी अलग आइडेंटिटी पे गर्व होता है। कि कैसे होती है उनकी आइडेंटिटी अलग, और किससे अलग होती है। अब देखो, आप पूरा इंडिया का नक्शा उठा के देखोगे, अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला है कि देखो पूरा इंडिया का नक्शा उठा के देखोगे ना, तो अगर आप कभी ट्रेवल करोगे नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ या ईस्ट टू वेस्ट वगैरह, तो आपको दिखेगा कि गुजरात का कल्चर का सिग्निफिकेंटली अलग है कंपेयर टू कश्मीर, कंपेयर टू तमिलनाडु, कंपेयर टू तेलंगाना, या इवन महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो कल्चर, लैंग्वेज, चीजों को करने का तरीका। अब जैसे हम इस वक्त नवरात्रि में चल रहे हैं, तो मैंने एक रील देखा था कि कहीं गुजरात में नवरात्रि के टाइम पे नॉनवेज नहीं खाया जाता, लेकिन वहीं बंगाल में वही नवरात्रि के टाइम पे बंगाल में फिश बनती है, नॉनवेज बनता है। कि तो सेम चीजों को सेलिब्रेट करने का, सेम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका अलग है। सेम बात बोलने का, हमारी लैंग्वेज अलग है। में बंगाली बोली जाती है, यहाँ गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। इन चीजों की वजह से हमारी रीजनल आइडेंटिटी क्रिएट होती है। अब ये हम कहाँ पे देखते हैं कि देखो, जब अगर आप कभी महाराष्ट्र से बाहर जाओगे तो आप बोलोगे कि हम महाराष्ट्रन हैं, हम मराठी हैं। लेकिन कभी आप देश से बाहर जाओगे तो क्या बोलोगे कि हम महाराष्ट्र से हैं। देश से बाहर तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन से देश से हो, लेकिन अपने स्टेट के बाहर ये बताना पड़ेगा कि कौन से स्टेट से हो। आई थिंक ये कोई तो सीन था एक फिल्म में, एसआरके का डायलॉग था ये। मुझे याद नहीं आ रहा, तो अगर आपको याद हो तो आप मुझे बताइएगा। कौन सी मूवी थी, मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा था। उसमें भी उन्होंने अपने को एक्टर से यही पूछा कि आप कहाँ से हो, तो वो अलग अलग स्टेट्स का नाम लेते हैं, जबकि उनको एक नेशनल टीम बनना है। आई थिंक चक दे इंडिया था। चलो अच्छा है, नाम याद आ गया। शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अपनी अलग आइडेंटिटी पे, अपनी रीजनल आइडेंटिटी पे प्राउड फील करते हैं, गर्व होता है उन लोगों को। और उसी के साथ वो compete भी करते हैं पॉलिटिकल पावर के लिए, सत्ता के लिए भी वो compete करते हैं, ताकि वो जब पावर में आए ना तो अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। क्योंकि देखो, अगर आपको काम करना है, आपको अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो एक तरीका ये भी है कि आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो, आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, आप इलेक्ट हो सकते हो और लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो देयर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल पार्टीज लिमिटेड टू पर्टिकुलर, क्योंकि नाम में ही है रीजनल, तो उनका इन्फ्लुएंस भी कहाँ है, किसी पर्टिकुलर रीजन में। आगे कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब आपको नाम आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो पर्टिकुलर रीजन में कैसे है।
Though they play a significant role at the regional level, they influence national politics as well. चाहे वो मेनली अपने रीजन, अपने राज्य, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हो या वहां पर इन्फ्लुएंशियल हो, वहां पर प्रभावशाली हो, उनका प्रभाव जितना अपने राज्य, अपने क्षेत्र पर होता है, कई बार उनका बहुत इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है देश की पॉलिटिक्स, देश की राजनीति में भी। आगे आपको समझ में आएगा कैसे। ये भी आपके लिए बहुत बहुत कैसे बेसिक है कि इसके बहुत इन डेप्थ चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करूं, पर इस वक्त आपके लिए बहुत हैवी होगा। सो रीजनल पार्टीज गिव प्रेफरेंस टू रेजोल्यूशन ऑफ रीजनल प्रॉब्लम्स। अब रीजनल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? आपकी जो क्षेत्र में, आपके राज्य में, आपके छोटे से इलाके में क्या प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है? क्या पानी की दिक्कत सबसे ज्यादा है? बिजली की दिक्कत सबसे ज्यादा है कि या रास्ते बहुत ज्यादा खराब है कि या रास्ते हैं नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं है? क्या सबसे प्रॉब्लम, ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं? तो जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो रीजनल पार्टी है, उनका काम यही होता है कि हमारे क्षेत्र में जो दिक्कतें चल रही हैं, हमारे रीजन में जो दिक्कतें चल रही है ना, पहले वो सॉल्व कर ली जाए। देश को देश की सरकार देख लेगी, हम अपने क्षेत्र को तो संभाले पहले। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन दे डिमांड मोर ऑटोनॉमी एंड ऑथोरिटी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है आजादी, फ्रीडम, और ऑथोरिटी मतलब पावर। अब अगर आपको कोई भी काम करना है लाइफ में, तो आपको जरूरी है कि आप आजाद होने चाहिए। आपके ऊपर किसी का प्रेशर है, आप किसी के बंदिश में हो, आप नहीं हो, फ्री नहीं हो कोई भी काम करने के लिए, तो आप कैसे कुछ भी तरक्की कर पाओगे? वही अप्लाई होता है रीजनल पॉलिटिक्स में भी, कि अगर आपके पास जितनी ऑटोनॉमी होगी उतना ज्यादा आप काम कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आपको हर चीज के लिए गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़े, नहीं। इसके लिए रीजनल पार्टीज क्या डिमांड करती हैं कि हमें थोड़ी ज्यादा ऑटोनॉमी दीजिए, हमें थोड़ा ज्यादा ढीला छोड़िए, हमें थोड़ा ज्यादा आजाद छोड़िए, ताकि हम ज्यादा चीजों में, ज्यादा एरियाज में तरक्की करने के जो काम है ना, वो हम संभाल सकें। और हमें उतनी अथॉरिटी चाहिए, उसके लिए हमें पावर चाहिए। तो दे कोऑपरेट विद फेडरल गवर्नमेंट, दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर ऑटोनॉमी। फेडरल का मतलब होता है यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो, हो सकता है अभी भी आपका इसमें थोड़ा सा डाउट हो, तो मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में। कि देखो, एक होती है हमारी सेंट्रल, सॉरी, एक होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद होते हैं हमारे यूनियन टेरिटरीज। अब आपने सुना होगा, पूरा इंडिया जो है पूरा देश है कि, तो पूरे इंडिया को चलाने के लिए हमारे पास होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। उनके पास कुछ पावर्स होती हैं जिसके तहत वो लॉज बनाते हैं, लॉज इनेक्ट करते हैं, उन कानूनों को एग्जीक्यूट करते हैं एग्जीक्यूटिव्स। उसके बाद जुडिशरी भी होती है। तो जुडिशरी तो इनसे बहुत अलग है, उसमें मैं जाऊंगी नहीं अभी। यहाँ पे मैं आपको गवर्नेंस का समझा रही हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, वो पूरे देश को चलाती है। और क्योंकि देश का कैपिटल न्यू दिल्ली है कि, इसीलिए जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको हम दिल्ली से दिल्ली कहते हैं, या पार्लियामेंट में हमारी दिल्ली में है, इसीलिए क्योंकि वो कैपिटल है कि पूरे देश का। अब जैसे हमारे स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है कि, तो महाराष्ट्र स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड हमारी अपनी स्टेट की गवर्नमेंट होती है कि, महाराष्ट्र सरकार। उस वैसे ही सेंटर पे होती है हमारी केंद्रीय सरकार या यूनियन गवर्नमेंट, या जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो जब आपको ये वर्ड आया ना फेडरल, तो उसका मतलब था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कहलाती है कि, क्योंकि हर एक स्टेट से 28 29 समथिंग स्टेट्स हैं, 8 समथिंग यूनियन टेरिटरीज हैं, हर एक के अंदर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाया था कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। तो पूरे इंडिया में वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज फैली हुई होती हैं, वो किसी एक स्टेट में लिमिटेड नहीं होती, पूरे इंडिया में फैली होती है कि, तो पूरे इंडिया की हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, करीबन जो कि 543 है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ी जाती है। पॉलिटिकल पार्टी उस इलेक्शन में उतरती हैं, अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हैं, और जो इलेक्ट होता है, जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वो 5 साल के लिए पूरे सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय लेवल पर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है कि। अब उम्मीद है कि आपको इतना तो समझ में आया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है। पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती है ना, सिर्फ उस स्टेट तक लिमिटेड होती है कि,
आप समझ रहे होंगे आई होप इस बात को। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एक बार, नहीं तो फिर से जाकर के आप चैप्टर नंबर 2 देखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चनियर भी मैंने आपके लिए डाला है क्वेश्चन सवाल में। सो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना, उसकी भी अपनी पावर होती है और उसकी भी अपनी जुरिस्डिक्शन होती है। कि अब जुरिस्डिक्शन कैसे डिफरेंट होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, उनका पावर अलग होता है, अलग अलग चीजों में वो लॉ बना सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ एक्सक्लूसिवली कुछ और पावर्स होती हैं, जैसे कि आप कह सकते हो स्टेट लेवल एजुकेशन, जैसे आप स्टेट बोर्ड से हो, एसएससी बोर्ड से हो के, तो उसमें सेंट्रल का कंट्रोल नहीं होता, वो स्टेट रिलेटेड है, मैटर है। कि काफी डिफिकल्ट लगेगा अभी आपको, इसलिए मैं ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जाऊंगी। बट यहाँ पर आपको रीजनल पार्टीज के लिए समझाने के लिए कहती हूँ कि जब भी कोई भी क्या हो गया, यस, जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के बाद स्टेट लेवल पर कंट्रोल में आती है ना, तो वो सेंटर से यही डिमांड करती है कि हमें थोड़ी ज्यादा फ्रीडम दीजिए, ताकि हम कुछ और मैटर्स पे कानून बना सके, कुछ मैटर्स जिस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। कि स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन नहीं होती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमें थोड़ा और फ्रीडम दीजिए, हमें थोड़ी और ऑटोनॉमी दीजिए, हमें थोड़ी और अथॉरिटी दीजिए, हक दीजिए, अधिकार दीजिए उन चीजों पर भी कानून बनाने का, जिन पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ आपके पास है। हमारे साथ थोड़ी और पावर को शेयर करिए। सो यही होता है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो कोऑपरेट तो करते हैं, बट वो अपनी आजादी को भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। कि सो रीजनल पार्टीज मेक सेवरल डिमांड्स। उनकी डिमांड्स क्या है कि हमारी जो रीजनल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जाए रीजनल लेवल पे, हमें आपका इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हमारे राज्य की जो प्रॉब्लम्स है हम उसे खुद सॉल्व कर सकें, उतना हमें आजाद छोड़िए, उनमें आप अपने कह सकते हो अपना इंटरफेरेंस मत बढ़ाइए। चाहे हम आपसे कोऑपरेट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या कहती है स्टेट गवर्नमेंट, हम आपसे कोऑपरेट करेंगे, बट हमें अपनी रीजनल प्रॉब्लम सॉल्व करने दीजिए। पॉलिटिकल पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम द रीजन। जो भी पॉलिटिकल पावर है उस रीजन की, उस रीजन के, उस क्षेत्र के लोगों के पास होनी चाहिए। जो लोग हमारे क्षेत्र के हैं उन्हीं को हम चाहेंगे कि वो इलेक्ट हों, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने स्टेट में। एंड द रेजिडेंट्स ऑफ रीजन शुड गेट प्रेफरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जॉब्स। इन पॉलिटिकल पार्टीज की एक और डिमांड ये होती है कि जो भी हमारे क्षेत्र के, हमारे राज्य के लोग हैं, उन्हें प्रेफरेंस मिले, पहला अधिकार उन्हें दिया जाए जब भी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई भी नौकरी, कोई भी पद ओपन होता है तो। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेशन या जॉब्स भी जो होती है ना, कुछ होती है जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, कुछ होती है स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। सो इसके इसके आपने सुना होगा यूपीएससी होता है, कि जैसे यूपीएससी होता है, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, कि ऑल इंडिया सर्विस होती है ये। इसमें आपको इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग आती है, लेकिन वहीं पे एमपीएससी होता है, कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बट यहाँ पर सिर्फ स्टेट में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हो। के और इसमें ना सिर्फ अगर आप महाराष्ट्र से हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, तो ही आपको जॉब मिल सकती है। कि तो ये एक डिफरेंस है कि जॉब में प्रेफरेंस का। अब ये जॉब में प्रेफरेंस मिले इसके लिए एमपीएससी को स्टैब्लिश किया गया, ताकि चाहे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाना चाहते हो, हम चाहेंगे कि हमारे महाराष्ट्र के लोगों को जॉब्स मिले, उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हम अपने लोगों को उतारें, इसके लिए महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई। और इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी भी डिमांड करती है कि भाई जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे राज्य के लोग हैं ना, उन्हें प्रेफरेंस मिले, कि वो पहले जॉब्स में आए, वो पहले एडमिनिस्ट्रेशन संभाले अपने क्षेत्र का। देखो हर कोई चाहता है ना कि हमारा घर हमारे हिसाब से चले। आप लोग भी चाहेंगे कि आपका घर आपके हिसाब से चले, आपको अच्छा लगेगा कि कोई और बाहर से आपको आके बताए कि ये चीज यहाँ रखो, वो चीज वहां रखो, ये काम ऐसे करो। नहीं ना। तो वही रीजनल पार्टी कहती है कि भाई हमारा क्षेत्र है, हमारा इलाका है, हमारा एरिया है, हम जैसे चाहे संभालें और हमारे लोग ही संभालेंगे। अब आप आपके घर में देखो शायद होंगे भाई बहन होंगे, कोई बड़े होंगे, कोई आपसे छोटे होंगे, आपके घर के बड़े होंगे, आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। अगर उनके अलावा कोई आकर आपको बताएगा, किसी और घर का कोई बुजुर्ग आपको आके कहे, आपके दादा या दादी दादी को आके कहे कि भाई आप ऐसे घर चलाओ, आपको अच्छा लगेगा? हमारे दादा दादी हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपना घर चलाने आता है, उन्हें अपना घर संभालने आता है। कि
तो वही होता है, रीजनल पार्टीज की भी वही डिमांड है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जॉब्स और जो भी कह सकते हो पावर है, पॉलिटिकल पावर है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उन्हें हम खुद सॉल्व करें आपस में। हमें उतनी आजादी हो, हमें उतनी पावर हो। तो चेंजिंग नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज, अब ये चेंजिंग नेचर क्या है कि रीजनल पार्टीज की फितरत कैसे चेंज हुई। केम इनटू एग्जिस्टेंस इन पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिया के आजाद होने के बाद ये रीजनल पार्टीज का अस्तित्व आया इंडिया में। However, over the years, their nature and role has significantly changed. साल दर साल इनका जो स्वभाव है ना, इनका जो तरीका है काम करने का, इनका जो रोल है इंडिया में, ये बदला है। कि कैसे? इनिशियली शुरुआत में क्या था कि रीजनल आइडेंटिटीज की वजह से ना सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो गए थे, और इसके चलते ना वो इंडिपेंडेंट खालिस्तान और इंडिपेंडेंट द्रविडिस्तान के जो डिमांड्स थे ना वो बढ़ गए थे। कि भाई अब देखो, इनिशियली मतलब कैसे, इंडिया अभी आजाद ही हुआ है, 1947 में आजाद हुआ है, 1950 में जनरल इलेक्शंस हुई हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडिया की लोकसभा इलेक्शन हो गई। फिर भी कुछ एरियाज में इंडिया के कुछ ऐसी ग्रुप्स खड़ी होती हैं जो ये डिमांड करती हैं कि भाई इंडिया आजाद तो हो गया, और आजाद हुआ तो डिवाइड भी हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान में डिवीजन भी हुआ था, और वो डिवीजन क्या था, रिलीजन के आधार पे था, धर्म के आधार पे था। तो हुआ ये कि इंडिया के आजाद होने के बाद जो ये रीजनल मूवमेंट था ना, उसमें क्या हुआ कि लोग क्या कहते थे कि यार अगर धर्म के बेसिस पे आप लोग डिवाइड कर सकते हो ना, तो हमें अपने कल्चर, अपनी अपनी रीजनल आइडेंटिटी, अपनी लैंग्वेज बेसिस पे भी अलग हो जाने दो, हमें अपना अलग देश खड़ा करने दो। उसके चलते पंजाब में, साउथ में, इवन नॉर्थ ईस्ट में भी आप कह सकते हो, ये मूवमेंट शुरू हुआ कि हमें अपना इंडिपेंडेंट खालिस्तान, अपना अलग देश, अपना अलग मुल्क चाहिए। तो इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें जो इंडियन फेडरेशन है, इंडिया का जो पूरा यूनियन है ना, उससे अलग हो जाना है, उससे पार्ट करना मतलब अलग हो जाना, और एग्जिस्ट करना है एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र स्टेट के तौर पे। अब अगेन यहाँ पे अगर आप मैप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, थोड़ा मैं आपके लिए थोड़ा सा मुझे दीजिए, जूम कर देती हूँ। देखो यहाँ पे हमारा राजस्थान है, पंजाब यहाँ पर आ गया, यहाँ पे हमारा सदर्न स्टेट्स आ गए। तो इंडिया के आजाद होने के बाद ना, ये यहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्ट है। इन्होंने क्या कहा कि जैसे इंडिया रिलीजन बेसिस पे आधा अलग हो गया ना, तो हमें भी अलग होने दीजिए, हमें अपना इंडिपेंडेंट देश बनाना है। तो सोचो, ये एक अलग देश होता, यहाँ पर साउथ इंडिया एक अलग देश होता, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एक अलग देश हो जाता, तो क्या कैसा दिखता हमारा इंडिया। और ये फिर इंडिया तक पूरा यूनियन है, यूनियन मतलब यूनिटी होती है ना, जैसे पूरा मिलके जो इंडिया बना है, कि इस पूरे यूनियन ऑफ इंडिया से, इस पूरे फेडरेशन ऑफ इंडिया से ये अलग होना चाहते थे। भाई हमें खुद अपना इंडिपेंडेंट आजाद देश चाहिए। रीजनल पार्टीज पंजाब, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर की ऐसी डिमांड्स रखती थी। द डिमांड ऑफ रीजनल पार्टीज ग्रेजुअली चेंज। पर देखो, शुरू शुरू में ऐसा हुआ क्योंकि इंडिया अभी अभी आजाद हुआ, अभी अभी पार्टीशन से गुजरा, तो लोगों के अंदर विचार था कि यार हम लोग भी अपनी रीजनल आइडेंटिटी, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के बेसिस पे अलग देश क्यों नहीं बना सकते। लेकिन वक्त के साथ ना ये डिमांड्स भी बदलती गई, ये सोचने का तरीका भी बदलता गया। अब वो क्या कहते थे कि अब हम इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानते, इंस्टेड ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट उन्होंने क्या डिमांड करना शुरू किया। उनकी डिमांड थी और आजादी, मोर ऑटोनॉमी। चलिए हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आपके साथ कोऑपरेशन में काम करेंगे, आपके साथ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, इंडिया की गवर्नमेंट के साथ हम इंडिया की गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे, पर हमें थोड़ी और आजादी चाहिए। हमें कुछ और मुद्दों पर अपने लिए कानून बनाने का अधिकार दीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से सॉल्व करने का अधिकार दीजिए। ये था सेकंड स्टेज। पहला स्टेज क्या था, यार हमको अपना अलग देश बनाने दो बस। और दूसरा स्टेज था क्या था कि चलो हम आपसे कोऑपरेट करते हैं, पर हमें थोड़ी और आजादी दीजिए। ये स्टेज कब शुरू हुआ, 1990s के दशक में।
रीजनल पार्टीज, अब तीसरे स्टेज पर देखते हैं क्या होगा। रीजनल पार्टीज डिमांड दैट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रीजन द पीपल्स फ्रॉम रीजन शुड गेट पावर एट स्टेट एंड नेशनल लेवल। अब ये ऑटोनॉमी के लिए इन्होंने क्या किया कि भाई जो हमारे स्टेट के लोग हैं ना, हम उन्हें पावर में देखना चाहते हैं। नेशनल पार्टीज का क्या सिस्टम है कि भाई पूरे देश में जितनी भी चाहे आप कल्चर उठा लो, जितनी भी लैंग्वेजेस उठा लो, आप हर किसी भी लैंग्वेज में से आ सकते हो, किसी भी कल्चर के हो सकते हो, और आप लोकसभा इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार रखते हो। लेकिन रीजनल पार्टी की क्या डिमांड थी कि भाई जो हमारे रीजन के लोग हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं ना, हम चाहेंगे कि हमारे रीजन की जो सरकार है, हमारे क्षेत्रीय जो सरकार बने ना, उसमें हमारे क्षेत्र के ही लोग हों, वही लोग हों जो हमारी संस्कृति समझते हैं, जो हमारी भाषा बोलते हैं, उन्हें पावर मिले। अब इसके चलते पॉलिटिकल पार्टी जैसे शिवसेना या तेलुगु देशम ये स्टैब्लिश हुई, इनकी भी यही डिमांड थी। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पार्टीज इन नॉर्थ ईस्ट शो अ डिफरेंट ट्रेंड। अब देखो, मैंने ये कहा कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ मोस्टली साउथ इंडिया में और पंजाब में, खालिस्तानी और द्रविडिस्तान का, खालिस्तान और द्रविडिस्तान की डिमांड से। बट नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ था, नॉर्थ ईस्ट का जो ट्रेंड है ना, वो इससे थोड़ा अलग था। They gave up their demand of separatism and have started demanding autonomy. The regional parties from Northeast are now entering in mainstream of politics. इन्होंने अपने ये जो सेपरेट होने का, देश से अलग होने की जो डिमांड थी, वो इन्होंने भी छोड़ दी, और इन्होंने भी और आजादी और ऑटोनॉमी की डिमांड रखी। और अब क्या हो रहा है ना कि नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो धीरे धीरे चल के देश की पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस होती जा रही है। देश की जो पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स जो है ना, उसमें भी उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कि ये एक अलग ट्रेंड है, क्योंकि अगर आप किसी और रीजनल पार्टी को देखो, जैसे जो पंजाब में है, जो साउथ में है, जो महाराष्ट्र में है, वो आज भी अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट को, अपने रीजन अपने राज्य की डेवलपमेंट को सबसे इम्पोर्टेंट बनाते हैं, सबसे बड़ी प्रायोरिटी कहते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जो रीजनल पार्टीज है ना, वो ना सिर्फ अपने एरिया की ऑटोनॉमी, अपने एरिया की डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, वो देश की पॉलिटिक्स में भी एंटर करने लगे हैं। और ये बुरी बात नहीं है, उनका पार्टिसिपेशन देश की पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है। In short, we can say that the role of regional parties in India has passed through various phases. अलग अलग दौर से गुजरी है हमारी। क्या दौर? पहला दौर था सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म से अब उन्होंने कहा कि हमें थोड़ी और आजादी दीजिए, चलिए हम अपना अलग देश नहीं बनाते, पर हम इसी देश से जुड़े रहेंगे, पर हमें थोड़ी और आजादी चाहिए, और थोड़ी और आजादी चाहिए। और उसके साथ साथ फिर वो धीरे धीरे किस तरफ बढ़े, धीरे धीरे वो देश की पॉलिटिक्स पे, देश की राजनीति पे अपना प्रभाव डालने लगे। Coalition politics is one of the consequences of their increasing influence in national politics. अब देश की राजनीति पे उनका प्रभाव बढ़ रहा है। ये बात हमें कैसे पता चली? क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है। जिस अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते, तो वो 3-4 पार्टीज मिलकर वोट अपने कोएलिशन में एक ग्रुप बना के सरकार स्थापित करते हैं। कि तो वो एक रिजल्ट है कि हमारी जो रीजनल पार्टीज हैं, जो हमारी क्षेत्रीय पार्टीज हैं, कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। सॉरी। तो कोएलिशन एक कॉन्सिक्वेंस है, एक नतीजा है इन रीजनल पार्टीज का देश की राजनीति पे बढ़ रहे प्रभाव का। यही बात है, सिंपल सी। इंग्लिश में कभी कभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है हर एक चीज, लेकिन अगर आप उसको अपनी मातृभाषा में बोल के देखो, तो वो थोड़ी सी सिंपल लगने लगती है। सो इन इंडिया वी हैव मैनी रीजनल पार्टीज। इंडिया में बहुत सारी हैं, पर हर एक के बारे में इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप सोचो 28 स्टेट्स, और हर एक स्टेट में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। हमारे देश की इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो हर एक स्टेट में कितनी होंगी, तो हम कौन सी पढ़े। तो इन्होंने क्या किया है ना कि एक एक पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया की ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करे ना, एक एक हर एक डायरेक्शन से एक एक पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने यहाँ पे हमको बताई है। जैसे पहले हमारी वेस्ट में महाराष्ट्र है, इंडिया के वेस्ट में है ना। इंडिया के कहाँ पे है महाराष्ट्र? यहाँ पर है।
इंडिया का वेस्ट है, आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो पता होगा। नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। तो महाराष्ट्र वेस्ट में आता है। तो महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है शिवसेना। कब स्थापित हुई? 1966। मेन एजेंडा, सबसे इंपॉर्टेंट उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको मराठी लोगों के जो अधिकार है ना, उन्हीं उनकी रक्षा करनी है। मराठी भाषा की हमको प्रमोशन करना है, हमें मराठी भाषा को प्रमोट करना है। और जो दूसरे रीजन्स के आने वाले लोग हैं ना, उन्हें रेजिस्ट करना है। रेजिस्टेंस टू पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स। जैसे हम नहीं चाहेंगे कि हमारे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप नहीं चाहोगे कि आपके घर में आके किसी और घर के कोई आदमी आकर के आपके घर को बताए, कि आपके घर वालों को बताए कि आप क्या करो। तो वैसा ही है कि आप भी नहीं, यहाँ पर शिवसेना का भी यही मकसद है कि हम भी नहीं चाहते थे कि हमें कोई और आकर के बताए कि क्या करना चाहिए। तो रेजिस्टेंस है कि भाई जाओ, हमें नहीं जरूरत है, हम खुद संभाल लेंगे। हालांकि ये इस बात में भी अपने प्रो अपने कॉन्स होते हैं, हर चीज में अपना, कहते हैं ना, हर चीज की दो साइड्स होती हैं कॉइन की तरफ। तो कहीं ना कहीं हमें नहीं अच्छा लगता है कि कोई और हमारे घर में इंटरफेयर करे, पर कभी कभी किसी और की सलाह हमारे लिए अच्छी भी होती है। कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ग्रे एरिया है कि इसको आप लोग को समझने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए एग्जाम के लिए, क्या कि क्या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से कब स्टैब्लिश हुई, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कि अगर मेरी आवाज आज थोड़ी सी आपको स्लो लग रही है, कम लग रही है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे आई थिंक थोड़ी सी अभी भी सर्दी है। कि 1995 में बीजेपी के साथ इन्होंने कोएलिशन में सरकार बनाई और महाराष्ट्र में पावर में आए थे। और तब से बीजेपी के साथ ये 2014 से ये बीजेपी के साथ मिलकर कोएलिशन में महाराष्ट्र में पावर में रहे हैं। फिर आता है शिरोमणि अकाली दल, पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी। पंजाब हो गया हमारा नॉर्थ। कब स्टैब्लिश हुई? 1920 में। एक प्रोमिनेंट पार्टी है पंजाब की। ऑब्जेक्टिव क्या है? अपनी रीजनल आइडेंटिटी, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को कल्टीवेट करना, संजो के रखना, उनको बढ़ावा देना। देखो अल्टीमेटली अगर आप रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की बात करोगे ना, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी कि अपनी रीजनल आइडेंटिटी को कल्टीवेट करना, प्रिजर्व करना, उसको प्रमोट करना, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को अपने कल्चर को प्रिजर्व करना। यही सब चीजें आपको, यही सब 3-4 बेसिक कीवर्ड्स है ना, जो आपको घूम घूम के यही सुनने मिलेंगे। तो ये पंजाब में कई साल से पावर में रहे हैं शिरोमणि अकाली दल पंजाब में। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कब स्टैब्लिश हुई थी? 1932 में। क्या है अगेन इनका ऑब्जेक्टिव? इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोनोमस स्टेटस। हमें जो आजादी मिलती है उसको प्रोटेक्ट करें, हमारे स्टेट को जो आजादी मिलती है अपना अपने कानून बनाने के लिए, अपने आप को एडमिनिस्टर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उस आजादी को हम बचा के रखें, प्रोटेक्ट करके रखें। देन आसाम गण परिषद, हमारा ये आसाम गण परिषद मतलब कौन सा एरिया हो गया यहाँ पे? यहाँ पे हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट में आसाम। Assam agreement was signed in 1985. Resolve the problems of displaced people. Protect the unique cultural, linguistic, and social identity of Assam. Economic development of Assam assumes power in आसाम फॉर मेनी ईयर्स। तो ये एक एग्रीमेंट के तहत, आसाम एग्रीमेंट के तहत आसाम गण परिषद आई थिंक स्टैब्लिश हुई थी 1985 में। अगेन इनका काम क्या है? प्रॉब्लम्स की, किन की प्रॉब्लम्स? जो लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, बेघर हो गए हैं कह सकते हो, जिन्हें अपने घर से निकाला गया किसी न किसी वजह से, डिस्प्लेसमेंट। प्रोटेक्ट द यूनिक कल्चर। अब आसाम नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेजेस, उनकी अपनी सामाजिक जो आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करना। आसाम की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनकी इकोनॉमी को डेवलप करना, उनकी इकोनॉमिक तरक्की। और इन्होंने कई साल से आसाम में पावर अज्यूम की है, आसाम गण परिषद। देन है द्रविड़ मुनेत्र कजगम जस्टिस पार्टी। एक नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट था 1920 में, जो कि ट्रांसफॉर्म हो गया एक पॉलिटिकल पार्टी द्रविड़ मुनेत्रा कजगम में। 1944 में जस्टिस पार्टी केम टू बी नोन एज द्रविड़ कजगम। जस्टिस पार्टी से द्रविड़ मुनेत्र कजगम कैसे बने? जस्टिस पार्टी पहले एक
मूवमेंट था, नॉन ब्राह्मणिकल, गैर ब्राह्मण मूवमेंट, जो कि 1920 में शुरू हुआ था। लेकिन फिर 1944 में ना इस जस्टिस पार्टी को द्रविड़ कज़गम कहा गया, और फिर 1944 में ही अ ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम दिस पार्टी, एक ग्रुप भी इस पार्टी से अलग हो गया, इससे द्रविड़ कज़गम से, और उन्होंने स्टैब्लिश किया द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। तो आप डेवलपमेंट को कैसे स्टेजेस में देखो, पहले 1920 में जस्टिस पार्टी, एक नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट, फिर 1944 में जस्टिस पार्टी बन गई द्रविड़ कज़गम, फिर 1944 में द्रविड़ कज़गम से एक ग्रुप अलग हो गया और उस ग्रुप का नाम पड़ गया द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। लेकिन पूरी स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती। 1972 में इस द्रविड़ मुनेत्र कज़गम से और एक ग्रुप अलग होता है। आप सेपरेशन देखो, लोगों की सोच नहीं मिलती तो कैसे एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। आप अपने केजी के दोस्तों से हो सकता है कि दूर हो गए हो सकता है जब आप साइंस आर्ट्स और कॉमर्स में अलग अलग स्ट्रीम्स में चले जाओगे, तो जो लोग आप आज 10th तक में फ्रेंड्स होके, वो आप शायद अलग अलग हो जाओगे क्योंकि आपने अलग अलग स्ट्रीम्स चूज कर ली। यही पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है। अगर कुछ लोगों की सोच पार्टी की सोच से अलग होती जाती है तो वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाने लगते हैं, उस ग्रुप से अलग होने लगते हैं। कि तो जस्टिस पार्टी बन गई द्रविड़ कज़गम 44 में, फिर 44 में द्रविड़ कज़गम से बन गई द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, 72 में द्रविड़ मुनेत्र कज़गम बन गई ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, AIDMK। ये सबसे फेमस पार्टी है साउथ की, AIDMK, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। अगेन इनकी तमिल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना, कोएलिशन में सरकार बनाई है इन्होंने कुछ साल के लिए केंद्र में। द पार्टी हैज सपोर्ट ऑफ वोटर्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। क्यों? नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के तौर पे शुरू हुए थे, तो इन्होंने जो गैर ब्राह्मण है उनका सपोर्ट भी मिलता है इन्हें। It was in power for a long period and implemented many policies. बहुत समय तक ये भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत समय तक पावर में रही, बहुत सारी इन्होंने पॉलिसीज फॉर्मुलेट की। देखो, याद रखने का ये चीजें सिंपल तरीका है। अगर आपको टेक्स्ट बुक में आपके बोर्ड ने ये पॉलिटिकल पार्टीज का नाम दिया है, तो इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में इन्होंने पावर हासिल की होगी। क्योंकि अगर इनके पास कोई पावर नहीं होती, अगर ये इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं होती, अपने रीजन में इतना इन्फ्लुएंस नहीं चलता इनका, इनको सपोर्ट नहीं होता लोगों का, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं कहलाती। अगर ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड ने आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, तो इसका मतलब है कि आपको ये बात लिख के आनी है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप सोचोगे कि हम एग्जाम में क्या लिखे हैं, लेकिन आपको मैंने अभी अभी आपको यही बताया कि बेसिक चीजें हैं। एक रीजनल पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि रीजनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करें और सरकार को हासिल करें और अपने रीजन की तरक्की, अपने रीजनल डेवलपमेंट के बारे में सोचें और सेंटर से ऑटोनॉमी की डिमांड करें। यही बेसिक चीजें हैं। आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी पूछा जाए ना, तो आप ये बेसिक चीजें तो लिख के आ ही सकते हो। और लास्ट में यही लिख किया ना कि पार्टी हैज सपोर्ट, पार्टी हैज बीन इन पावर इन द फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये आप लास्ट में लिख के आ सकते हो। सो इंडिया में तो हर एक स्टेट में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो स्टेट की पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस डालती हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है रीजनल पार्टीज। जो महाराष्ट्र की पार्टीज है ना, उन्होंने 2009 में और 2014 के जो इलेक्शंस में कैसा परफॉर्मेंस दिया था। तो ये विधानसभा इलेक्शन हुई थी महाराष्ट्र में 2009 में और 2014 में। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो महाराष्ट्र में है, कि ये है शिवसेना, MNS, पेजेंट एंड वर्कर्स पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, समाजवादी, बहुजन विकास आघाड़ी, राष्ट्रीय समाज पक्ष। इतना आपको डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। सो कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ रीजनल पार्टीज। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक रिव्यू ऑफ ऑल दोस पार्टीज। हम एक टेक्स्ट बुक में हर स्टेट की हर पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो नहीं ले सकते। तो फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर रीजनल पार्टीज विद द हेल्प ऑफ मैप ऑफ इंडिया। अब आप लोग जाइए, ये मैप ऑफ इंडिया ढूंढिए इंटरनेट पे, और हर एक स्टेट के हिसाब से एक न एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि उस रीजन में काफी फेमस रही है, काफी साल तक पावर में रही है, काफी इन्फ्लुएंशियल रही है, ऐसे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करिए।
सो इन दिस चैप्टर हमने इस पूरे चैप्टर में क्या देख लिया? नेशनल पार्टीज क्या होती है, रीजनल पार्टीज क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम होता है, उनका क्या नेचर होता है। उनका नेचर होता है पॉलिटिकल, कि हमको पावर एस्टेब्लिश करनी है, हमें गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, हमें लोगों की भलाई करनी है। अगले चैप्टर में हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन अवर लाइफ। अगले चैप्टर की बात अगले चैप्टर में करेंगे। तो एक्सरसाइजेस पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं कि पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन पीपल कम टुगेदर, जब लोग एक साथ आते हैं, एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, और वो पॉलिटिकल पावर को अक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं, राजनीतिक सत्ता को हासिल करते हैं, तो ऐसी संस्था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे? सरकार बनाना तो नहीं कह सकते, सोसाइटी नहीं कह सकते, सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं कह सकते। जो पॉलिटिकल पावर हासिल करे उसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन से स्टेट की पार्टी है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की। आसाम की कौन सी है? आसाम गण परिषद। बिहार ओडिशा की आपको टेक्स्ट बुक में बताई नहीं गई है, तो बचा क्या? जम्मू एंड कश्मीर। जस्टिस पार्टी एक नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट था, किसमें ट्रांसफॉर्म हुआ? द्रविड़ मुनेत्र कजगम, DMK। देन आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। सही है, बिल्कुल सही है, मैंने आपको समझाया था फर्स्ट वीडियो में क्यों है। पॉलिटिकल पार्टीज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। अभी अभी बताया नहीं भाई, सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिकल पावर अक्वायर करना उनका सबसे बड़ा मकसद होता है, गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना उनका सबसे बड़ा एम होता है। कोएलिशन में अगर पॉलिटिक्स होती है, कोएलिशन में अगर सरकार बनाई जाती है, तो उससे इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। कहते तो थे कि इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, पर इंडिया में जब कोएलिशन पॉलिटिक्स हुई तो उसकी वजह से हमें स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिली। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसका जवाब होगा फॉल्स। कोएलिशन पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू इंस्टेबिलिटी। शिरोमणि अकाली दल नेशनल पार्टी है? नहीं भाई, अभी अभी बताया रीजनल पार्टी है। पंजाब में बहुत ही एक्टिव है ये। रीजनलिज्म क्या होता है पिछले वीडियो में बताया। रीजनल आइडेंटिटी, रीजन, अपनी लैंग्वेज पे गर्व होना, अपने रीजन, अपनी कल्चर पे गर्व होना। फिर नेशनल पार्टीज मैंने आपको बताया अपने अपने पिछले वीडियो में, जिनका इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया हो, जिनका इन्फ्लुएंस चार स्टेट्स में जिनके पास पावर हो, ऐसी पार्टी को इलेक्शन कमीशन नेशनल पार्टी कहती है। कि कैसे नेशनल पार्टी बनती है, कैसे रीजनल पार्टी बनती है। आपको कहाँ पे ये एक छोटा सा यहाँ पर बॉक्स दिया गया था आपको नेशनल पार्टीज के पहले, याद है या नहीं है याद आपको? ये है रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी कैसे बनती है, इलेक्शन कमीशन की क्या शर्तें हैं? दो शर्तें मैंने आपको समझाई थी। दो शर्तें, वही दो शर्तें स्टेट पे भी अप्लाई होती है, रीजनल पार्टी पे भी अप्लाई होती है। कि तो आंसर आप लोगों को सोच समझ के लिख के आना है। वैसे आपको टेलीग्राम चैनल पे ना आपके एग्जाम आने से पहले, और ये पूरा आपका जो सिलेबस बाकी है ना, ये 2 महीने में अभी आपको मिड ऑफ नवंबर तक खत्म हो जाएगा पूरा सिलेबस। तो उसके बाद में आपको दिसंबर से हर एक चैप्टर के नोट्स, ये जो आपके सारे क्वेश्चंस है ना, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। हर एक PYQ पेपर, जो भी आपके 4 साल के PYQ हैं 2022, 23, 24 और 25 के पूरे पेपर के विथ आंसर्स आपको मिलेगा PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पावर एक्वायर करना, एक एजेंडा रहता है, कि उनका एक ऑब्जेक्टिव रहता है, कि उनकी एक आइडियोलॉजी होती है, उसके बाद वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। कि What changes have taken in place in nature of political parties in India? क्या बदलाव हुए हैं? पहले वन पार्टी सिस्टम था, इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थी। फिर धीरे धीरे हमारी जनता पार्टी आई, फिर बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज खड़ी हुई जिन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया। तो इस तरह हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का नेचर जो है चेंज होता गया। आपका तो हो गया पूरा चैप्टर खत्म। और इसी के साथ हमारा जितना भी हमारा सितंबर का गोल था ना, कि हम इस सितंबर में क्या क्या खत्म करेंगे। हमारा गोल था चैप्टर 5, चैप्टर 6 और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3। तो ये तो हो गया पूरा खत्म। अब मैं आपको मिलूंगी कल पूरे सितंबर के हमारे जितना भी कुछ हमने कवर किया है ना, उसका एक वीडियो बनाऊंगी। आपके सारे PYQ क्वेश्चंस भी उसी में होंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको उसमें दोबारा कवर करूंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।